हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ब्यूटी भारद्वाज पे। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ समरी ऑफ द स्टोरी इंडिगो रिटन बाय सत्यजीत रे। पर कहानी शुरू करने से पहले कुछ रिमाइंडर्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करो फॉर रेगुलर अपडेट्स। और अगर आप ये पूरे एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में ही सुनो, तो जाओ मेरे चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज पे और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं इस स्टोरी से, तो आप देख सकते हो वो सारे क्वेश्चंस ऑन माय वेबसाइट beautyoflanguage.in। और सारी जो पोएम्स हैं आईसी सिलेबस रैप्सोडी में, वो सारी पोएम के एक्सप्लेनेशंस मैंने डाल रखी हैं अपने चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज पे, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ मैकबेथ की भी सारी तीनों एक्ट्स की समरी, एक्ट 3, 4 एंड 5, ये तीनों एक्ट की समरी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टोरी की समरी। तो अनिरुद्ध बोस जो है वो एक 29 ईयर ओल्ड मैन है जो कि काम करता है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में और रहता है कैलकाटा में। और चूंकि ये कहानी लिखी गई है 1960s में, उस वक्त कोलकाता नहीं नाम था, तभी नाम था कैलकाटा। तो ये जो अनिरुद्ध बोस है वो अपने काम से एक वीक की छुट्टी लेता है और फिर प्लान करता है कि वो अपने दोस्त प्रमोद से मिलने जाएगा दुमका। तो ये जो जर्नी है वो थोड़ी, इसकी जो ये जर्नी है ये थोड़ी लेट स्टार्ट होती है क्योंकि एक ओल्ड फैमिली फ्रेंड आ जाते हैं इससे मिलने के लिए। और इसी वक्त में एक कैरेक्टर आते हैं जिनका नाम है भोला बाबू। वो उसे पूछते हैं कि दुमका तो बहुत दूर है, 200 मील दूर है, तुम्हें एक ड्राइवर अरेंज कर लेना चाहिए था। पर अनिरुद्ध कहता है कि मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं कॉशियस ड्राइवर हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। फाइनली जर्नी शुरू होती है तो पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है जर्नी की, कौन सा रास्ता इसने लिया, कौन से रोड्स ट्रैवल किए, कौन कौन से जगह क्रॉस किए। जब वो ड्राइव करते हुए जा रहे थे अब एक सुनसान थोड़ा कंट्री साइड आप समझते हो ना, जैसे कि शहर वाला इलाका नहीं है, थोड़ा गांव जैसा, ठीक है। तभी अचानक से तेज तूफान आ जाता है जिसे कि इसमें नाम बोला है इन्होंने नॉर्वेस्टर, इसे हिंदी में काल बैसाखी भी कहते हैं। तो ये बताते हैं कि किस तरीके से अगर वो घर पे होते तो उन्हें ये मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू है, ये जो बारिश है, ये अच्छी लगती। पर चूंकि ये बाहर थे, ड्राइव कर रहे थे और तूफान की वजह से उन्हें रुकना पड़ गया था, तो वो सारे एक्सपीरियंस जो है वो बारिश खराब कर रही थी। तो बहुत बारिश हुई, तेज हवाएं चली और जब वो वेट कर रहे थे बारिश के कम होने का, तूफान के कम होने का, तभी पता चलता है कि एक टायर पंक्चर हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने टायर चेंज किया और थोड़ी देर बाद देखा कि दूसरी भी टायर पंक्चर हो गई। और अब चूंकि कोई स्पेयर टायर नहीं था तो, और साथ ही साथ शाम हो चुकी थी, तूफान की वजह से पूरा अंधेरा हो चुका था, तो वो अब रास्ता भी भटक गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पे जाना है। तभी गूगल मैप्स तो नहीं थे ना। तो अनिरुद्ध जो है वो फंस जाता है उस सुनसान रास्ते में। जब बारिश थोड़ी हल्की होती है तभी वो देखता है कि दूर में एक हल्की सी रोशनी से दिखाई देती है, एक कॉटेज से आ रही होती है वो। और रोशनी देख के वो कंफर्म हो जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई इंसान तो वहाँ रह ही रहा होगा। तो वो अपनी कार को वहाँ ही छोड़ करके, क्योंकि अब जिस कार की टायर भी पंक्चर है और कहाँ जाना है पता नहीं, उसमें उस कार को वो कहाँ ही लेके जाता। फिर उन्होंने कार को वहीं छोड़ दिया और एक बहुत ही पतली मिट्टी भरी रास्ते से वो चल के फाइनली उस जगह पे पहुंचे जहाँ से रोशनी आ रही थी। तो वहाँ पे वो मिलते हैं सुखन राम से, जो कि एक पुराने डाक बंगलों के केयर टेकर थे। तो सुखन राम उनको कहते हैं कि खाना खाओगे? तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो खाते हैं। तो फाइनली वो लोग सारे लोग मिलके चपाती और उड़द की दाल खाते हैं। सुखन राम उनको बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर आप चाहो तो इस बंगलो में रह सकते हो रात भर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनिरुद्ध जो है उसे पता चलता है कि वो बंगलो जो है वो एक टाइम ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर का हुआ करता था और वहाँ पे एक इंडिगो फैक्ट्री भी हुआ करती थी। तो उनको लगता है कि चलो, अनिरुद्ध को लगता है कि भाई इतनी रात में ऐसे तूफान आंधी के बीच में मुझे एक घर मिल गया रहने के लिए, इतना ही काफ़ी है। तो वो फाइनली सोने के लिए जाते हैं, सोचते हुए उस जगह के पास्ट के बारे में। तभी देर रात अनिरुद्ध वो उठते हैं एक आवाज़ की वजह से, एक स्क्रैचिंग नॉइज, ठीक है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ है। तो तभी उनको लगता है कि शायद आसपास का कोई कुत्ता होगा जो आ गया होगा दरवाजे के पास। तो वो टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी देखते हैं, देखते घड़ी गायब। टॉर्च खोजते हैं, टॉर्च गायब। फिर देखते हैं सूटकेस भी गायब। तो उन्हें लगता है कि बाबा रे, यहाँ लगता है कि रात में किसी ने चोरी कर ली, बिल्कुल सारे सामान लेके चले गए। तभी वो नोटिस करते हैं
उससे ज़्यादा फ्राइटनिंग चीज़ वो क्या कि उनके कपड़े भी पूरे चेंज हो चुके हैं। जब वो सोने के लिए गए थे तभी उन्होंने वो वेस्ट पहना हुआ था, पर अभी वो एक लॉन्ग स्लीव्ड सिल्क शर्ट उन्होंने पहना हुआ था और उनकी स्किन जो है वो बिल्कुल पेल दिख रही थी और उनकी वॉइस आवाज़ भी जो है वो इंग्लिश साउंड कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जब आवाज़ देने की कोशिश की चौकीदार चौकीदार चौकीदार, तो आवाज़ वो जो इंग्लिश वाली एक्सेंट आ गई उनके आवाज़ में। फिर वो आईने में देखने जाते हैं तो उनको और ज़्यादा शॉक लगता है। देखते हैं क्या कि आईने में वो नहीं बल्कि एक इंग्लिश मैन का चेहरा आ रहा है और सब कुछ रूम में बदल चुका है। बेड, टेबल, रोशनी और नई नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं उस रूम में। और साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करते हैं कि पहले तो उन्होंने सिर्फ अपनी शर्ट देखा कि उन्होंने एक सिल्क शर्ट पहन रखा है, फिर देखते हैं कि उन्होंने नैरो ट्राउजर्स पहन रखे हैं और मोजे के साथ में, और बगल में ब्लैक बूट्स रखे हुए हैं बेड के पास। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो पूरी तरीके से एक 19th सेंचुरी इंग्लिश मैन में चेंज हो चुके होते हैं। अनिरुद्ध बोस बताते हैं कि कैसे वो दिखता है। वो 30 साल का इंग्लिश मैन रहता है जो कि अपनी उम्र से थोड़ा ज़्यादा एज का दिख रहा होता है, मे बी ड्यू टू किसी बीमारी की वजह से या फिर कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क के कारण। फिर वो जो है वो अपनी एक्शंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अनिरुद्ध अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बस चीज़ें वो होती जा रही हैं, वो बस देख रहे हैं। तो अनिरुद्ध जो है वो बैठ जाते हैं और वो डायरी में लिखना शुरू करते हैं। डायरी एंट्री में डेट दी जाती है अप्रैल 27, 1868, और उस जर्नल एंट्री से वो जो लिख रहे होते हैं उससे पता चलता है कि वो अब एक इंग्लिश इंडिगो प्लांटर बन चुके हैं जो कि बहुत सीरियसली बीमार है, उन्हें मलेरिया हो चुका है। और डायरी में वो एडमिट करते हैं, कन्फेस करते हैं कि वो काफ़ी एक बहुत ही लालची, बहुत ही क्रूअल किस्म के इंसान थे लोकल लोगों के साथ में। उनको बहुत अपने किए पे काफ़ी उनको शर्म फील हो रही होती है, बहुत गिल्टी फील करते हैं, उदास रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। अब यहाँ पे एक मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आखिर उस 18th सेंचुरी में इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड तो तभी क्या हुआ था 18th सेंचुरी में कि इंडियन फार्मर्स जो थे वो उनको ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करने के लिए बोला जाता था। फूड क्रॉप्स के बजाय इंडिगो ग्रो करते थे और उन्हें भारी कर्ज में वो डूबे रहते थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था कुछ और करने का अदर दैन इंग्लिशमैन जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने के। और बहुत लो पेमेंट मिलती थी और बहुत ही ज़्यादा क्रूअल ट्रीटमेंट किया गया था ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा। तो 1859 में फाइनली फार्मर्स जो है उन्होंने एकजुट होकर के इनके खिलाफ ये जो इनजस्टिस थी इनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर पता चलता है कि किस तरीके की क्रूअल्टी थी। तो इंडिगो फार्मिंग जो वह है बाद में वो खत्म हो गई, और लेकिन जो डर था, वो जो सफरिंग थी उस इंडिगो फार्मिंग की वजह से, वो लोगों ने कभी भी नहीं भूला। गेटिंग बैक टू द स्टोरी, इंग्लिशमैन को लगता है कि वो इंडिया में ही मर जाएगा। मरने के बाद वो अपने बेटे टोबी और अपनी वाइफ मेरी के साथ फाइनली रीयूनाइट होगा, जो कि ऑलरेडी मर चुके थे। अब मे बी उनको भी मलेरिया हो गया था तो वो भी मर गए, अब इसकी भी मरने की हालत हो रखी है। और सबसे ज़्यादा ये वरीड रहता है अपने सबसे लॉयल डॉग रेक्स को लेकर के। वो लिखते हैं कि मेरे जाने के बाद तो लोग जो है इस कुत्ते को नहीं छोड़ेंगे, वो इसे मार ही देंगे। फाइनली वो लिखना रुक करके एक पिस्टल निकालता है अपने ड्रॉअर से, वरांदे में जाता है और देखता है वहाँ पे एक बड़ा सा ग्रे डॉग है। और ये सब चीज़ें होता हुआ अनिरुद्ध देख रहा होता है बिल्कुल ऐसे शॉक में, पर वो कुछ कर नहीं सकता है, उसके हाथ खुद ही खुद मूव हो रहे हैं। तो वो पिस्टल निकालता है और फिर उस कुत्ते को वहीं पे शूट कर देता है। और शूटिंग की आवाज़ सुन करके फिर वहाँ के जो बगल के लोग थे उनके आने की आवाज़ आती है, और फिर ये इंग्लिशमैन ये वापस अपने कमरे में चला जाता है, दरवाज़ा लॉक कर देता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। तो जैसे वो शूट करता है तो अनिरुद्ध जो है वो जग जाता है, क्योंकि दरवाजे पे नॉक करने की आवाज़ आ रही होती है और सुखन राम उनको चाय पे बुला रहा होता है। अभी जो है वो है अप्रैल 28, 1968, एग्जैक्टली 100 साल के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर। तो सब कुछ वापस से नॉर्मल हो चुका होता है।
धूप अच्छी निकली होती है, उसके हाथ में वापस से घड़ी होती है, उसका बक्सा रहता है, सब कुछ वैसा ही रहता है। और सुखन राम उनको बताता है कि बगल में एक रिपेयर शॉप है, आप वहाँ पे अपनी कार ठीक करा सकते हो। तो फाइनली जो है ये अनिरुद्ध की ये जो अजीब और गरीब एक्सपीरियंस थी वो फाइनली खत्म होती है। पर अनिरुद्ध को ये लगता है कि कभी भी कोई भी उसकी इस कहानी को कोई बिलीव करेगा। वो सारी चीज़ें जो उस रात हुई, और सारी चीज़ें वो हुई ही नहीं बल्कि उन सारी चीज़ों के थ्रू उसने उन सारे एक्सपीरियंसेस को जिया भी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ देख रहा था, बाकायदा वो लिख रहा था, शूट किया उसने कुत्ते को, खुद को भी गोली मारा, तो ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही उस चीज़ में है। तो बेसिकली ये कहानी बताती है कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स की ये जो क्रूरता है, क्रुएल्टी है, वो आज भी लोगों को हॉन्ट करती है, डराती है इस सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो ये जो सारे पाप किए थे सारे ब्रिटिशर्स ने, वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, वो बार बार वापस आते हैं लोगों को ट्रबल करने के लिए। तो ये थी पूरी कहानी इंडिगो की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस सजेशंस हैं किसी वीडियो को लेकर या फिर कुछ क्वेरीज हैं, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द समरी ऑफ अनदर स्टोरी ऑफ क्लास 12 IAC सिलेबस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।